नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पद परिचय के बारे में, जो हमारा व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि पद क्या है। पद किससे बनते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम, हमारी हिंदी में सबसे पहले हैं वर्ण, और वर्ण से मिलकर के बनते हैं शब्द। और जब शब्दों को एक लड़ी में पिरोया जाता है, एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वो पूरा एक वाक्य बन जाता है। तो उसी प्रकार से वाक्य के अंतर्गत जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और व्याकरण के आधार पर उनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो इतना आपके समझ में आ गया। जैसे ही परिभाषा भी हम बताएंगे अभी आपको, कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। उनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है, और या व्याकरणिक परिचय कहलाता है। यानी व्याकरण के जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, तो उसी प्रकार से वाक्य भी दो शब्द भी एक अव्यय शब्द होते हैं, और एक विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध, बोधक इत्यादि है वो आते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम इनका पद परिचय की परिभाषा। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, जिस तरीके से आप लोग अपना परिचय देते हो कि मेरा नाम शुभम है या मेरा नाम जो भी है, ठीक उसी प्रकार से एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं, एक वाक्य के अंतर्गत जितने शब्द होते हैं, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, तो यहाँ पर एक वाक्य बन गया, मैं बाजार जाऊंगा। अब इसके अंदर मैं बाजार जाऊंगा, ये सब क्या है? शब्द है। और इन शब्दों का परिचय देना ही क्या है? पद परिचय है। तो इसी प्रकार से एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। और वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द जो पद कहते हैं, यानी वाक्य के अंतर्गत जो प्रत्येक सार्थक शब्द होते हैं वो पद कहते हैं, तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। तो इस तरीके से आपके समझ में आया कि किस प्रकार से पद परिचय के अंतर्गत व्याकरण का जो परिचय है देना है या पद की व्याख्या करना है। जैसे हम अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो पद परिचय है वो कहलाता है। तो इस प्रकार से किसी वाक्य का जो परिचय है वह व्याकरण के आधार पर देना या उसकी व्याख्या करना, यह पद परिचय या पदान्वय कहते हैं। आगे देखते हैं हम इसको। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य। अब हमें देखना है कि आखिरकार व्याकरण में ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर हम पद का परिचय है वो देते हैं। तो देखिए, वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। तो इसके अंदर क्या आते हैं कि वाक्य में पद की स्थिति बताना, और पद की स्थिति क्या बताना कि ये जो पद है वह कैसा है,
और किस परिप्रेक्ष्य में है। इसके अलावा उसका स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। इसके अलावा एक वचन है कि बहुवचन है। कारक में कर्ता है कि कर्म है कि करण है। और जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य पद हैं उसके साथ भी उनका संबंध बताना, जैसे कि माता पिता, भाई बहन इत्यादि का जो संबंध होता है। अब उदाहरण दिया है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अब यहाँ पर व्याकरण का जो परिचय दिया है, क्या दिया है? जैसे राजेश, राजेश क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा में भी हमको ढूंढना है कि आखिरकार संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राजेश को देखेंगे, भाई संज्ञा है। इसके बाद में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखेंगे कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। चूँकि राजेश है, पुल्लिंग है। एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है। और वो संबंध जो बताया मैंने, ने के साथ कर्ता कारक है इसमें। और द्विकर्मक क्रिया दी के साथ है। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो कहने का मतलब राजेश, रमेश और पुस्तक दी। तो इसका मतलब इसमें द्विकर्मक क्रिया है। और इसी तरीके से आगे हैं रमेश, संज्ञा व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग एक वचन। राजेश का परिचय था, अब है रमेश का परिचय। तो रमेश में भी ठीक उसी प्रकार से, लेकिन संबंध बदल जाएगा। यहाँ पर संबंध क्या बदल जाएगा? कर्ता के साथ में अब कर्म आ जाएगा, क्योंकि राजेश ने रमेश को पुस्तक दी है। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये कर्म आ गया। उसी प्रकार से अगला परिचय है पुस्तक का, क्योंकि पूरा वाक्य है राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो ये पूरा परिचय हो गया। अब यहाँ पुस्तक है। अब पुस्तक क्या है? संज्ञा है। अब पुस्तक चूँकि एक किताबों का नाम को पुस्तक कहते हैं, चाहे वो पुस्तक हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो, तो सबको पुस्तक कहते हैं। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, ये भी ध्यान रखना हमको। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है। और कारक में क्या है? संबंध में क्या है? कर्म कारक है, यानी पुस्तक दी। तो इस तरीके से राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो ये कर्म कारक है। उसी प्रकार से पद 5 प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब हम आइए देखते हैं पदों के 5 प्रकारों को, कि पद कौन कौन से उनके 5 प्रकार हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हैं 5 प्रकार में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है तथा अव्यय। अव्यय का मतलब जो बदलते नहीं हैं, जो जैसा है वैसा उनका प्रयोग करते हैं। तो इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है? बच्चों, पद परिचय बहुत ही आसान है और आपकी समझ में आएंगे ये, क्योंकि आप जब इनको देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे तो कोई ज़्यादा कठिन है वो नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं 5 प्रकारों में हम संज्ञा। सबसे पहले क्या है? संज्ञा। आप लोग 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के यहाँ पर भेद कौन कौन से हैं? जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म आदि इस तरीके से संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने देखा कि संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराते हैं, या नाम को एक तरीके से किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नाम को संबोधित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? संज्ञा। और इसके 3 भेद है वो होते हैं मुख्य तौर पर। वैसे द्रव्यवाचक भी होती है और समूहवाचक भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे देखते हैं हम संज्ञा के बाद में अगला है सर्वनाम।
संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। इसके अलावा लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म, ये साथ में जुड़े होते हैं कि आखिरकार सर्वनाम है तो सर्वनाम क्या है, कौन सा है, ये भेदों के बारे में चर्चा है और आपको परिभाषा मैंने बताई। आगे हम देखते हैं सर्वनाम के बाद में तीसरा है विशेषण। तीसरा भेद कौन सा है? विशेषण। अब विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, और सर्वनाम यानी नाम जो है, जैसे कि पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद दिए गए हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक में किसी व्यक्ति के रूप, रंग, आकार के बारे में बताया जाता है। संख्यावाचक में 10, 20, 30 की संख्या को संबोधित किया जाता है। सर्वनामिक में वह, यह, ये, वे इत्यादि नाम को संबोधित किया जाता है। और परिमाणवाचक में नाप, तोल इत्यादि से संबंधित, जैसे किलो। और अवस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यानी कि ये भी एक तरीके से इसमें दिया गया है कि लिंग, वचन और विशेष्य। विशेष्य जो है वो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। अब विशेषण के बाद में हम देखते हैं क्रिया। आखिरकार क्रिया क्या है? क्रिया किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना जहाँ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। परिभाषा इसमें दी नहीं गई, लेकिन मैं बेसिकली आपको एक नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए, कि क्रिया किसी कार्य का होना या काम का होना जहाँ पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद है, जैसे कि 2 भेद है क्रिया के। वैसे तो कई भेद हैं, लेकिन अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म युक्त हो, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो, जैसे हंसना, उड़ना, तैरना, सोना, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिया के भेद: लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता कौन, क्रिया का कर्म कौन। तो इस तरीके से ये है आपके चौथे जो बिंदु है उसमें क्रिया है। और 5वां जो बिंदु है आपका अव्यय। अव्यय का मतलब जो बदलते नहीं है, जिनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? क्रिया विशेषण आते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, उपभेद, विशेष्य, क्रिया का निर्देश। अब पद परिचय कैसे पहचानते हैं? तो इस तरीके से जो पद परिचय है उसकी पहचान है वो कैसे करते हैं? तो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आपको संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवधारक, निपात। निपात जैसे ही, तो, भी, की, ये क्या है? निपात है। ये अव्यय के अंदर ही आते हैं। जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक आदि के बारे में भी जानकारी होना या होनी चाहिए। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अब थोड़ी थोड़ी सबके बारे में जानकारी है वो दी गई है। देखिए, अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है, जैसे मैंने पहले बताया कि पद परिचय से पहले इसके 5 जो बिंदु है उनको जान लेना आवश्यक है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और इन 5 के बारे में भी आपको संक्षिप्त में बताया है कि किस तरीके से ये 5 जो है वो पद परिचय के अंतर्गत अपना अपना स्थान है वो रखते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा दी गई है कि अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह संज्ञा
शब्द कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा शब्द कहलाता है। दूसरा है इसमें, अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग, जैसे मैंने बताया कि सर्वनाम मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि शब्द हो तो वह शब्द सर्वनाम कहलाता है। ये पहचान है, आपको ये पहचानना है कि अगर किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पक्षी के बारे में, किसी भाव के बारे में, किसी जाति के बारे में बताया जा रहा है तो वो संज्ञा है। अगर मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि इस प्रकार से शब्द हैं तो वह सर्वनाम होता है। तीसरा है, अगर शब्द किसी वस्तु, स्थान, पक्षी, पशु आदि की विशेषता बताता है, अर्थात वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि है तो वह विशेषण है। जैसे विशेषण की आपको परिभाषा बताई कि विशेषण अगर किसी वस्तु, स्थान, पक्षी, पशु आदि के बारे में बताते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक तरीके से विशेषण के अंतर्गत उसको। तो इस तरीके से यहाँ पर जो विशेषण है उसमें संज्ञा इत्यादि को है वो बताया, उसकी विशेषता है वो बताई जाती है। आगे हैं, अगर शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, जैसे कल, अभी, दिन भर। क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से। जैसे क्रिया का होना भी है ना, जैसे मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, मैं बहुत तेज़ कार्य करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, तो इस तरीके से जैसे वह चुपचाप बैठा रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि क्रिया कहाँ से हो रही है, अंदर, ऊपर, आसपास क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, पर्याप्त या ज़्यादा। तो इस तरीके से यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है, अगर शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है, वह संबंध बोधक अव्यय है। यानी दो व्यक्तियों के बीच अगर संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध दर्शाता है, जैसे कि के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की, और इत्यादि है तो वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। आगे हैं, अगर शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वो समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे आपने माता पिता और अतएव, इसलिए, लेकिन, ये दो के मध्य बीच जो संबंध दर्शाता है इन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे एक डैश का निशान आता है, जैसे माता और पिता, तो और का वहाँ पर लोप होता है। आगे हैं, अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वह विस्मय आदि बोधक अव्यय है। जैसे कि अरे, जैसे आ, ऊ, हे, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक, यानी आश्चर्यचकित करने वाले। अचानक से किसी घटना या किसी अच्छाई के बारे में, जैसे वाह कितना सुंदर बगीचा है, तो इसमें देवी का जैसे अरे, वाह, अच्छा आदि। इसके बाद में है लास्ट जो 8th बिंदु है हमारा, अगर शब्द किसी बात पर ज़्यादा भार दर्शाता है तो वह निपात है। यानी शब्द किसी बात पर ज़्यादा भार दर्शाता है, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही। जैसे मैं तो आज ही इस काम को करूँगा, मैं अभी जाता हूँ, मैं केवल उसके लिए गया था। और इस तरीके से इन ही का जोर देकर शब्दों पर इनका प्रयोग है वो किया जाता है। आगे हैं आपके,
उदाहरण के लिए कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ वाक्य उदाहरण के लिए दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं जिनमें कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। आपको उन रेखांकित पदों का पद परिचय दिया गया है। जैसे नंबर 1 है प्रश्न, आज समाज में विभिक्षणों की कमी नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि रेखा खींची गई है विभिक्षणों पर, तो विभिक्षणों, देशद्रोहियों, तो यहाँ पर विभिक्षणों क्या है? संज्ञा है। और विभिक्षणों यहाँ पर किसी नाम को संबोधित नहीं किया गया, बल्कि एक संपूर्ण विभिक्षण जो कि भेद बताने वाले लोगों की ओर इशारा किया गया है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। विभिक्षणों चूंकि एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो बहुवचन का प्रयोग किया है। विभिक्षणों चूंकि पुल्लिंग है और संबंध कारक है, यानी विभिक्षणों का संबंध किससे बताया गया है? जो घर का भेद बताते हैं, और कारक जो है वो की। तो इस तरीके से यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर इसमें व्याकरण के आधार पर इसका कैसे परिचय है वो दिया जाता है। अगला उदाहरण दिया गया है आपको, रात में देर तक बारिश होती रही है। जब आप उन व्याकरण के बिंदुओं को पढ़ोगे, जैसे कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत बताया गया है कि क्रिया जो है वो तेजी से हो रही है, देर से हो रही है, तो जैसे देर तक, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पहला क्या दिया है, इसमें रेखांकित है देर तक, यानी कि क्रिया का कैसे होना। तो क्रिया विशेषण और कालवाचक। हर्षिता, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5 परिचय दो आप देर तक का, कि ये स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, ये संज्ञा है, सर्वनाम भी है। आपको उसका मेन जो है पॉइंट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है, ज़्यादा महत्वपूर्ण वो बातें हैं जो आपको लिखनी। जैसे कि देर तक में सबसे ज़्यादा क्या है, देर तक मतलब काल को संबोधित किया गया और क्रिया विशेषण है। हर्षिता निबंध लिख रही है, अब लिख रही है ये क्रिया है, और हर्षिता निबंध लिख रही है तो क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। इसके अलावा ये लिख रही है स्त्रीलिंग भी है, एक वचन है, धातु है, लिंग, वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता हर्षिता है, और क्रिया का कर्म क्या है, निबंध है। ये अगर आप पर आता है तो आप इनको लिख सकते हो, नहीं तो आपको ये लिखना है कि लिख रही है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और क्रिया है, ठीक है। और क्रिया में आप इसको सकर्मक क्रिया है वो लिख सकते हो, क्योंकि कार्य किया जा रहा है निबंध लिखने का। इसके अलावा वर्तमान काल लिख रहा है, लिख रही है। जैसे लिखा तो ये वर्तमान की जगह भूतकाल हो जाता, लिखेगी तो ये क्या हो जाता, भविष्यकाल हो जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर कर्म बेस का दिखाया गया है। अब है संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द का पद परिचय है वो दिया गया है। तो देखिए, किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलानी होती है। संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक और उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है। जैसे संज्ञा शब्द या क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो उक्त वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द क्या है, संज्ञा है। पुस्तक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीचे जो दिया गया है इसमें उदाहरण दिया गया है। तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, पढ़ता है कि क्रिया कर्ता। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा जैसे मैंने बताया, और पुस्तक जो कि स्त्रीलिंग है, पुस्तक बहुत सारी नहीं है इसलिए एक वचन है। पुस्तक एक तरीके से क्या है, कर्ता का कर्म है पढ़ना, और क्रिया है सकर्म। तो इस तरीके से हम इसको एक एक करके देख सकते हैं। आगे है सर्वनाम शब्द का पद परिचय। किसी सर्वनाम के पद परिचय निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना होता है। सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित, जैसे लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, जैसे कि आपने संज्ञा में पढ़ा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको दिखाया गया है। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो इस वाक्य में यह उसकी, जिसे, कोई पद सर्वनाम है।
इनका पद परिचय इस प्रकार होगा, जैसे यह एक निश्चित कार के लिए कहा गया तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार से अन्य पुरुष स्त्रीलिंग, यानी चूंकि यह कार से रिलेटिव है तो यह स्त्रीलिंग आएगा। और एक वचन संबंध कारक और संज्ञा शब्द से संबंध, और उसी तरीके से जिसे संबंध, जिसका जो संबंध बताया गया है, किसका, कार का संबंध बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक चुरा कर ले गया, क्रिया का कर्म, कोई अनिश्चयवाचक है सर्वनाम, अन्य पुरुष कोई पुल्लिंग है, एक वचन और कर्ता है, और चुरा कर ले गया कि कर्ता की क्रिया है। आगे है विशेषण पद का परिचय। अब विशेषण, चूंकि इसमें भी वही सारी बातें हैं, विशेषण का प्रकार कौन सा है, अवस्था कौन सी है विशेषण, नीचे ऊपर, समय, लिंग, वचन, विशेष के साथ उसका संबंध। जैसे वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर पद वीर सबसे पहले, तो वीर क्या है, गुणवाचक है। मूल अवस्था, अगर मूल अवस्था नहीं भी लिखो और गुणवाचक आपने विशेषण लिख दिया तो भी आपका प्रश्न का उत्तर है वो सही माना जाएगा। अगर वीर राम ने राक्षसों का वध कर दिया, इसमें वीर का परिचय दिया है या परिचय मांगा है आपसे, तो अगर आपने विशेषण लिख दिया तो भी आपका सही माना जाएगा। अगर गुणवाचक लिख दिया तो बहुत बढ़िया है, मूल अवस्था आपने लिख दी तो उत्तम है। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को उसका वीर क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है तो एक वचन है, राम का विशेष है, गुण का बोध कराता है सब। अब यहाँ पर सब संख्यावाचक विशेषण है और सब पुल्लिंग है, सब बहुवचन में है, राक्षसों के विशेष की संख्या का बोध है वो कराता है। क्रिया शब्द का पद परिचय। अब देखिए, क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ संबंध बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, अब यहाँ पर मारा जो क्रिया है, मारा क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव छाटा गया है तो मारा यहाँ पर क्रिया है, चूँकि रावण जो है वो कर्म है तो सकर्मक क्रिया हो गई है, और इसलिए मारा पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और कर्तरी वाच्य हो गया, जहाँ पर क्रिया का मुख्य विषय कौन है, कर्ता। तो इसी तरीके से मारा चूँकि भूतकाल है, क्रिया का कर्ता राम, और कर्म मैंने बताया जैसे कि रावण। अगला उदाहरण दिया, मैं सवेरे उठा, अब यहाँ पर उठा चूँकि क्रिया है, अब यहाँ पर सवेरे उठना कोई कार्य नहीं, इसलिए अकर्मक क्रिया है। जैसे मैंने कहा सोना, जगना, एक तरीके से बैठना, पालथी मारना, उड़ना, तैरना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्तरीवाच्य भूतकाल है, उठा, कर्ता और क्रिया की अवंती। इसके बाद में अव्यय का पद परिचय, यानी अव्यय शब्द चूँकि जैसे मैंने बताया कि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, ये बदलते नहीं हैं। अव्यय का मतलब है जो रूप नहीं बदलता है, जिसमें क्रिया विशेषण सबसे पहले, इसमें क्रिया विशेषण के चार अवयव है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे रो रहे थे। अब यहाँ पर भीतर क्रिया विशेषण है, एक स्थान का नाम बताया गया है, क्रिया विशेषण में बैठी क्रिया है और स्थान की विशेषता के बारे में बताया गया है। धीरे धीरे मैंने बताया है कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही क्रिया की गति का पता चलता है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण रीतिवाचक है, एक रीति का पता चल रहा है कैसे ये क्रिया हो रही है। इसके अलावा क्रिया विशेषण में पढ़ रहे हैं थे, क्रिया की रीति की विशेषता बताई गई है। अब है संबंध बोधक, सर्वनाम और संज्ञा से संबंध। जैसे कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, एक उदाहरण दिया गया है संबंध का, तो नीचे का संबंध बोधक है, कुर्सी और बिल्ली से इसके संबंधी शब्द है। इसके अलावा समुच्चय बोधक, भेदों का उल्लेख जोड़ने वाले पदों का, जैसे
तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। तो यहाँ पर और जो है वो संबंध बता रहा है, जैसे और समुच्चयबोधक, समानाधिकरण, कॉपी किताब शब्दों का संबंध करने वाला। लेकिन भेद दर्शक विरोधक है। तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन शब्दों दो वाक्यों को जोड़ना है। अब है विस्मयादिबोधक। अब विस्मयादिबोधक में वाह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक मैं रोज आऊँगा। तो वाह विस्मयादिबोधक हर्ष उल्लास है, ठीक विस्मयादिबोधक स्वीकार बोधक है। तो यहाँ पर पहचान जाओगे विस्मयादिबोधक को आप। कुछ अतिरिक्त उदाहरण दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकल रूप में इनको करना है। अपनी कॉपी में जो अपनी उत्तर पुस्तिका है उसके अंदर आपको इनको लिखना है। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अब यहाँ पर अपने, तो अपने क्या है, विशेषण है, सर्वनामी। अपने एक वचन है, अपने पुल्लिंग है, और विशेष किसका है, किससे संबंध बन रहा है इसका, विशेषता किसकी बताइए, गांव की। गांव संज्ञा है, जातिवाचक बिल्कुल सही है। गांव एक वचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक भी है। मिट्टी मिट्टी क्या है, संज्ञा है। अब इसको चूंकि जो घुल जाते हैं, मिट्टी को घोला जा सकता है पानी में, तो इसलिए इसको द्रव्यवाचक में दिया गया है। बाकी मिट्टी एक जातिवाचक संज्ञा के अंदर भी आती है। मिट्टी जो है, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, मिट्टी का नाम संबोधित किया गया है, तो इसको आप जातिवाचक भी लिख दोगे तो भी ये ठीक है। यहाँ पर द्रव्यवाचक इसलिए किया गया है क्योंकि जो घुलने वाले हैं, जैसे मिट्टी को पानी में घोल दो तो वो घुल जाएगी, तो आप इसको द्रव्यवाचक भी लिख सकते हो। संज्ञा के भेदों में द्रव्यवाचक भी है। मैं सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। मैं एक वचन है, पुल्लिंग है। तरस गया क्रिया का कर्ता है। और लास्ट में है तरस गया। अब तरस गया एक क्रिया है, एक अकर्मक संयुक्त क्रिया है, और तरस गया भूतकाल है। तरस गया एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्तरीवाच्य में कर्ता है। आगे है दूसरा उदाहरण है, निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। तो निर्धन चूँकि गुणवाचक विशेषण है, निर्धन इसमें निर्धन लोगों, चूँकि लोगों से संबंध है निर्धन का, इसलिए एक के लिए नहीं बहुत सारों के लिए, इसलिए बहुवचन है। निर्धन चूँकि पुल्लिंग है, विशेष्य है लोगों का, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन आया है। लोगों का संज्ञा है, लोग जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पर बहुवचन है और पुल्लिंग है, संबंध कारक है। इसी प्रकार से ईमानदारी संज्ञा है, ईमानदार से क्या बना, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, इसलिए कर्म करके देखो क्रिया का कर्म है। तो देखो ये क्रिया है सकर्मक, किसको देखना है यहाँ पर, जो पूरा उदाहरण दिया गया है, निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। तो यहाँ पर इसलिए ये बहुवचन है देखो, और वर्तमान काल की क्रिया का कर्म ईमानदारी है। अगला उदाहरण दिया गया इसी तरीके से, यह पुस्तक मेरे मित्र की है। तो यह विशेषण है, सर्वनामिक और एक वचन। अगर यह को अगर आप सर्वनाम लिख दोगे तो भी आपका चल जाएगा। एक वचन है यह स्त्रीलिंग है, जो कि पुस्तक से संबंध जोड़ना है इसका, ये भी देखना आपको, वाक्य भी देखना है, यानी शब्द के साथ साथ वाक्य भी देखना है कि यह पुस्तक मेरे मित्र की है। तो यह पुस्तक पूरा एक है, तो इस तरीके से इसमें ये स्त्रीलिंग लिया गया है। विशेष किसका है, ये पुस्तक का, जैसे मैंने बताया संबंध है। तो पुस्तक चूँकि संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और कर्म है, क्रिया का कर्म। मेरे सर्वनामिक है, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, पुल्लिंग है, एक वचन और संबंध है। मित्र की, अब यहाँ पर संज्ञा है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और संबंध है, किसकी, पुस्तक के साथ संबंध जो है वो बताया गया है। इसके अलावा है क्रिया है वर्तमान काल और एक वचन है। यहाँ पर पुस्तक के मित्र की है, तो है का संबंध क्रिया है और वर्तमान काल के बारे में इसमें बताया गया है। इसी तरीके से अरे वाह तुम भी बहुत
पढ़ सकते हैं तो ये अरे वाह विस्मयादिबोधक आश्चर्य भाव है। तो इस तरीके से ये उदाहरण दिए गए हैं आपको, और बच्चों इस उदाहरणों को भी आपको करना है। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि पद परिचय आसान है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इत्यादि को इनको एक तरीके से याद करना आवश्यक है, जो मैंने इसमें पूरी तरीके से लिखने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। और ये बताने का प्रयास किया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, सबको बारी बारी से समझाया है। और जब आप इनके उदाहरण करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब तक आपको ये प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक व्याकरण के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि 4 नंबर के आते हैं ये पद परिचय, बहुत आसान है। अगर आपने 2 भी ठीक कर दिए हैं तो आपको फुल मार्क्स है वो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कोशिश पूरी की गई है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन बच्चों। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अधिक से अधिक बच्चे आप जो वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको देखें, नोट करें। हो सकता है कि आपका सेशन इसी तरीके से चले। पुनः आपको सुमध्याय।